अभी हम पढ़ने लगे हैं एक्विजिशन ऑफ ईज़मेंट लिमिटेशन एक्ट के अंदर। ये हमें सीपीसी का पार्ट 2 में आता है, ठीक है। तो एक्विजिशन ऑफ ईज़मेंट शुरू करने से पहले मैं आपको पेपर दिखाना चाहती हूँ। 2024 का ये एक पेपर है, पार्ट 5 सिविल प्रोसीजर कोड का, ठीक है। इसका जो पार्ट 2 है उसका जो पहला क्वेश्चन है 11, उसमें आपको डिस्कस द लॉ परटेनिंग टू एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट राइट्स अंडर द लिमिटेशन एक्ट। तो ये उसी के ऊपर हमारा आंसर मौजूद है, तो हम उसी टॉपिक को भी कंटिन्यू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अब हमने इसकी इंट्रोडक्शन जितना भी इसका स्टार्टिंग एरिया है, इंट्रोडक्शन में हमने सारा कुछ जो है मीनिंग ऑफ लिमिटेशन एक्ट देना है, डेफिनेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट, पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इंट्रोडक्शन में भी हमने लिमिटेशन एक्ट के बारे में लिखना है, ठीक है। यानी कि जितना भी लिमिटेशन एक्ट है, जितना भी इसके टॉपिक्स आएंगे, चाहे वो एक्विजिशन पे आए, ईजमेंट पे आए, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड पे आए, जितने भी टॉपिक्स हैं लिमिटेशन के, सबके स्टार्टिंग पोर्शन जो है आपने इस तरह से लिखना है। सबका स्टार्टिंग एक जैसा ही मैंने रखा है ताकि आपको याद रखना आसान रहे, ताकि आपका आंसर भी अच्छा और लंबा बन जाए, ठीक है। इसलिए मैंने अपने नोट्स ऐसे बनाए हैं। If you want to buy or purchase these notes, you can directly contact on the Facebook page, ठीक है। Starting it, Bismillahirrahmanirrahim. Introduction. The Limitation Act 1908 is an important piece of legislation in Pakistan that sets out the time limit within which a lawsuit must be filed. It ensures that legal actions are initiated within a reasonable time to maintain fairness and reliability in the judicial process. यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ा, इसमें यह है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो इसलिए बनाया गया पाकिस्तान के अंदर ताकि जो कोर्ट्स हैं वो टाइम लिमिट के हिसाब से ही केस को चलाएं। लाइक जिस केस पे या जिस पर्टिकुलर केस अगर आया है, उस केस के ऊपर तभी कोर्ट एक्शन ले जब उसका टाइम हो, ठीक है। लाइक अगर कोई केस है उस पर 2 साल की रिस्ट्रिक्शंस रखी है कि 2 साल के अंदर ही ये केस होना चाहिए, तो 2 साल के अंदर ही कोर्ट उसको ले। लेकिन अगर 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल बाद कोई इंसान आके केस कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट्स उस इंसान को फैसिलिटेट ना करे, ठीक है। ये बात आपने सारी यहाँ लिख देनी है। और फिर यहाँ पे देखिए सेक्शन 26 एंड 27 है। यहाँ पे बेसिकली इस जगह पे आप जब चाहो चेंजेस कर सकते हो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग आप बेशक सेम लिख दो, लेकिन जो सेंटर वाला पोर्शन है इसमें आप उस पॉइंट के बारे में लिखो जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। लाइक अगर इसमें ईजमेंट पूछा जाए तो मैंने सेंटर में ईजमेंट लिख दी है। अगर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर टॉपिक आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लिमिटेशन एक्ट, तब आप इसकी सेंटर में एक्नॉलेजमेंट के टॉपिक लिख दो, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 26 और 27 जो है एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट राइट्स को डील करता है। एंड ईजमेंट इज अ राइट टू यूज समवन्स एल्स लैंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पसेस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 द लिमिटेशन एक्ट to establish an easement, a person needs to show that they have been using the land for that purposes openly, without permission and without interruption. यहाँ पे ये कहना है जो सेक्शन 26 है वो हमें ये बता रहा है कि जो ईजमेंट अगर आप डेवलप करना चाह रहे हो तो उस बंदे को प्रूफ करना चाहिए कोर्ट में जाके कि वो इस लैंड को किसी की परमिशन के बगैर यूज़ कर रहा है और किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर यूज़ करता रहा है तकरीबन 20 से 30 साल तक, या जितने ज़्यादा नंबर दिए गए, साल का टाइम दिया गया, उतना आपने प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमें सेक्शन 26 में बताया गया। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उस टॉपिक के बारे में लिखना है जो पूछा जा रहा है, और जो यहाँ से लेके ये जो नहीं है जुडिशल प्रोसेस से लेके यहाँ तक का जो पेज पोर्शन है, ये आपने तमाम टॉपिक्स को शुरू करने से पहले लिखना है उसके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और निचला वाला पोर्शन आपने वही लिखना है जो टॉपिक अटैम्प्ट कर रहे हो, चाहिए। रेलेवेंट प्रोविजन आपने सेक्शन 26 और 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट दे देनी है। अगली हेडिंग है मीनिंग ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जिसमें हमने लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताना है कि लिमिटेशन एक्ट क्या होता है। ये जो लिमिटेशन एक्ट इज डिफाइंड एज अ पीरियड विद इन विच ए पार्टी कैन ब्रिंग अ लीगल क्लेम टू कोर्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो एक टाइम पीरियड फिक्स कर देती है केसेस पे कि किस किस केस पे कितना टाइम पीरियड है, कितने टाइम पे उस केस को कोर्ट में लाना चाहिए। ये बात यहाँ लिखी है। द पीरियड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ केसेस सच एज सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। यहाँ पे कह रहे हैं जो पीरियड है ना टाइम का, वो केसेस पर डिपेंड करता है। अगर कोई रॉबरी चोरी का केस है उसका टाइम पीरियड डिफरेंट होगा, अगर कोई लैंड का केस है उसका टाइम पीरियड कुछ और होगा, 20 साल होगा, 30 साल होगा, ठीक है। और अगर सिविल केसेस में जा रहे हो उसका टाइम पीरियड कोई और होगा, क्रिमिनल में कोई और होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में कोई और होगा। ये बात हमें ये कह रहा है। यानी कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट का सब्जेक्ट पढ़ते हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपको लिमिटेशन का टॉपिक लाजमी आएगा। उसके अलावा अगर आप सिविल और क्रिमिनल सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ जो पार्ट 5 का है
सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दोनों में भी आपको लिमिटेशन के बारे में लाजमी टॉपिक्स आएंगे। क्यों आते हैं ये टॉपिक्स उनमें? ताकि कोर्ट्स जो है ओवर बर्डन ना हो इन केसेस को डील करने से। सारे सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सब पे एक टाइम लिमिट लगी हुई है कि इस केस पे इतना टाइम है, अगर टाइम गुजर गया तो आपके केस को कोर्ट नहीं सुनेगी। ये सारी बातें जो है हमें लिमिटेशन एक्ट सिखाती है। डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन में क्या आ रहा है कि हमने लिमिटेशन के बारे में एक डेफिनेशन दे दी, फिर लिमिटेशन की मीनिंग दे दी। उसी तरह हमने बेसिकली स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में जितना भी पोर्शन है ना, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, सब, इन सब में हमने लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताना है। फिर इसके बाद हमने उस टॉपिक को शुरू करना है जो हम पढ़े हैं। तो जितने भी मैंने अब लिमिटेशन के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, अब सब में देखेंगे सबका जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो सेम ही होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मरियम-वेबस्टर्स डिक्शनरी, एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ लिमिटिंग, लिमिटेशन का मतलब है एन एक्ट ऑफ और इंस्टेंस ऑफ लिमिटिंग, यानी कोई एक्ट को लिमिट करना या किसी इंस्टेंस को लिमिट करना। एक्ट और इंस्टेंस एक ही मतलब होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लिमिट में रखने को हम लिमिटेशन कहते हैं। मीनिंग ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन मीन्स रिस्ट्रिक्शन, यानी कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई टाइम पीरियड है या कोई भी चीज़ है, उसको लिमिट में रखने को हम लिमिटेशन कहते हैं, या रिस्ट्रिक्शन में रखने को रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग मेरी उल्टी होगी, प्रिंट और हमेशा उल्टा निकल आता है मेरा। तो नेक्स्ट हेडिंग है पर्पसेस ऑफ लिमिटेशन है। मैंने पर्पसेस को देखिए फ्लो चार्ट में लिखा है, स्ट्रक्चर्स को भी मैंने फ्लो चार्ट में बनाया। यहाँ पे सारे मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, और मैंने ऐसे ही फ्लो चार्ट्स को भी एग्जाम में भी मैंने इसी तरह से ही फ्लो चार्ट बना के लिखा था। आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगली हेडिंग है पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट। पहला हेडिंग टू प्रिवेंट द डिले इन द इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के, इसलिए लिमिटेशन एक्ट को बनाया गया है ताकि डिलेज जो है ना हो। यानी कि अगर 2 साल के अंदर अंदर आपको टाइम दिया गया है तो आपको 2 साल के अंदर ही करना चाहिए। अगर आप डिले कर रहे हो, आपकी गलती है, तो इट मीन्स आपका टाइम पीरियड गुजर गया, अब आपको कोर्ट फैसिलिटेट नहीं करेगी, कोर्ट उस केस को नहीं लेगी, ठीक है। ये इसका पर्पज़ है लिमिटेशन एक्ट को रखने का, टू प्रोवाइड सर्टेनिटी एंड फाइनलिटी इन लीगल अफेयर्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लिमिटेशन एक्ट इसी रखा जा रहा है ताकि जो डिसीजन है उसमें सर्टेनिटी रहे और फाइनलिटी रहे। सर्टेनिटी मीन्स कि डिसीजन जो है टाइम पे लिया जाए, उसके अलावा फाइनलिटी लाइक जो डिसीजन लिया जा रहा है वो फाइनल होना चाहिए। ये बातें हमें ये सिखा रहा है लिमिटेशन एक्ट। उसके अलावा टू इनकरेज पार्टीज़ टू बी एक्टिव इन परस्यूइंग देयर क्लेम्स, और ये जो लिमिटेशन एक्ट है ये पार्टीज़ को इनकरेज करता है। पार्टीज़ कौन सी होगी? प्लेंटिफ की पार्टी, डिफेंडेंट की पार्टी, ये 2 पार्टीज़ जो होती हैं जो कोर्ट्स जाती हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए, इन पार्टीज़ को कोर्ट इनकरेज करती है कि आप लोग प्लीज़ अपने एक्शंस को जल्दी लिया करें, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट हमें ये सिखाती है, ठीक है। अगर लिमिटेशन एक्ट नहीं होता तो फिर तो ज़ाहिर होता है हर बंदा जब दिल चाहे कोर्ट चला जाए, कोर्ट्स का सर खाए, कोर्ट्स फिर आगे से तंग हो। तो लिमिटेशन एक्ट बेसिकली कोर्ट्स को आसानी दे रही है कि कोर्ट्स को बताती है कि आप हर बंदे को इस टाइम पे अकोमोडेट करें। लॉ के अंदर आपको हर चीज़ का टाइम लिखा मिलेगा। लाइक अगर क्राइम को आपने कोई किया है तो उसके ऊपर आप इतने से इतने साल तक जा सकते हो कोर्ट में। अगर कोई लैंड का मैटर है, कोई ज़मीन का मसला चल रहा है, तो उसमें 20 साल का टाइम मिलेगा या 10 साल का टाइम मिलेगा। उस 10 साल के अंदर अंदर आपने कोर्ट चले जाना। अगर 10 साल गुजर गए तो बस आपका टाइम गया, आपको कोर्ट हेल्प नहीं करेगी। तो ये लिमिटेशन इसी रखेगी ताकि कोर्ट जो है परेशान ना हो, ओवर बर्डन ना हो फजूल के केसेस से जो टाइम क्रॉस होने के बाद आते हैं। अगला स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेशन एक्ट। स्ट्रक्चर मीन्स के जो भी लिमिटेशन एक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद, उसके अंदर आपको सेक्शंस मिलते हैं और स्केड्यूल्स मिलते हैं। सेक्शंस में क्या मौजूद होता है? दीज सेक्शंस प्रोवाइड जनरल रूल्स, एक्सेप्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर द कंप्यूटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। और स्केड्यूल्स क्या है? द स्केड्यूल लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स एंड कोरिस्पॉन्डेंट टाइम लिमिट पीरियड। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो सेक्शंस मौजूद होते हैं लिमिटेशन एक्ट के अंदर, वो हमें ये बताता है कि फ़लाँ सेक्शन में ये टाइम मौजूद है, फ़लाँ सेक्शन में इस चीज़ का ये टाइम मौजूद है, फ़लाँ सेक्शन में इस चीज़ का ये टाइम मौजूद है। ये हमें ये सिखाता है। और जो स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल्स हमें ये सिखाता है कि डिफरेंट जो भी सेक्शन है उसके अंदर फ़लाँ स्केड्यूल बना हुआ है। स्केड्यूल ये बताता है कि फ़लाँ टाइम पीरियड को किस तरह से चलाना चाहिए। मतलब दोनों एक ही बात है, बट मैंने इनको डिवाइड करके लिख दिया है। आप इस तरह लिख सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। अगली हेडिंग पे आते हैं। मेरे प्रिंट सारे उल्टे सीधे हो गए। की प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908। अब इसकी मज़ीद मैंने हेडिंग्स डिवाइड कर दी हैं जिसमें मैंने लिमिटेशन एक्ट को एक्सप्लेन किया। इसमें लिखा है दिस एक्ट स्पेसिफाइज द टाइम पीरियड विद इन विच ए डिफरेंट टाइप ऑफ लीगल एक्शंस मस्ट बी इनिशिएटेड। तो यहाँ पे पहले इसके हेडिंग में ये लिखा है कि जो ये एक्ट है ये तमाम डिफरेंट एक्शंस के ऊपर एक टाइम पीरियड रख देता है, ठीक है। एक्शंस मीन्स कि अगर
किसी ने कोई चोरी की है उस पर उसका एक टाइम पीरियड रख दिया जाएगा। अगर किसी ने कोई गाड़ी को टक्कर मार दी है उस पर एक टाइम पीरियड रख दिया जाएगा कि आप 5 साल तक इस केस को कोर्ट में ले, अगर 5 साल गुजर गए तो आपका केस नहीं आएगा। तो ये चीज़ें, ये एक्ट हमें ये सिखाता है। उसके अलावा दिस एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग द लिमिटेशन पीरियड सच एज एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन रोज। और जिस दिन एक्शन हुआ था, जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था, उस डे को निकाल दिया जाता है, उस डे को कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि उससे अगले दिन को कैलकुलेट किया जाता है जिस दिन एक्शन हो के ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे आपको चाहिए था आप एक्शन लो और उस दिन कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। कैलकुलेशन शुरू होने का मतलब ये है कि आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। अब वो उस वक्त ख़त्म होगा जब जो टाइमिंग ख़त्म होने की लिखी गई है लॉ के अंदर, ठीक है। 5 साल का टाइम लिखा गया तो इट मीन्स जिस दिन एक्शन हुआ उससे अगले दिन टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा और 5 साल बाद वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप कोर्ट में ना आए उस केस को डील करने के लिए, ठीक है। अगली हेडिंग है, दिस एक्ट अलाउज फॉर सर्टेन circumstances under which the limitation period can be extended or excluded, such as the time when the plaintiff is a minor or insane। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई एक्शन हुआ है, आपका कोई हादसा पेश आया, उस वक्त आप ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थे, इंसेन थे, पागल थे, तो आपका टाइम तब तक रुक जाएगा जब तक आप ठीक नहीं होते। यानी कि आपका कोई ये नहीं होगा 5 साल बाद, 6 साल, नहीं, जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक वो टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। और माइनर मीन्स बच्चा, अगर आपकी एज 18 साल तक नहीं होती, उससे छोटे हो आप 18 साल से, तो इट मीन्स आपका टाइम पीरियड तब स्टार्ट होगा जब आप 18 साल के हो जाओगे, ठीक है। अगली हेडिंग है, if a lawsuit is filed after the expiration of time period it dismisses due to time barred। और एक ऐसा टाइम पीरियड जो मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड बोल रही हूँ, एक ऐसा केस, ठीक है, जो आप टाइम गुजरने के बाद कर रहे हो तो आपको कोर्ट नहीं अकोमोडेट करेगी, कोर्ट आपके केस को डिसमिस कर देगी। क्यों? क्योंकि वो जो केस था वो टाइम बार्ड था। टाइम बार्ड मीन्स उस पर ताला लग गया था कि बस ये केस जो है 2 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर 2 साल गुजर गए हैं तो बस आप 2 साल बाद आके केस नहीं करो, आपका केस डिसमिस हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर दी लिमिटेशन एक्ट, एप्लीकेशन का मतलब है कि किन किन केसेस पे ये जो लिमिटेशन एक्ट है वो अप्लाई होता है। ये लिमिटेशन एक्ट सिविल केसेस में भी अप्लाई होता है, क्रिमिनल केसेस में भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में। सिविल के केसेस जो हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट केसेस हो गए, प्रॉपर्टी होगी, टॉर्ट्स में, इन केसेस में आपको लिमिटेशन एक्ट मिलेगी। उसके अलावा केसेस इन्वॉल्विंग पीरियड ऑफ फाइलिंग अपील इन क्रिमिनल कोर्ट, और जो अपील अप्लाई करने का जो भी टाइमिंग है वो उस पर भी लिमिटेशन एक्ट लगता है। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसमें भी अपील्स और रिव्यू के ऊपर भी आप के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है कि आपको इतना टाइम मिलता है रिव्यू करने का और अपील कराने का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। वैसे तो यहाँ पे थोड़ी बातें लिखी हैं, चीज़ें तो और भी हैं लिमिटेशन की इनके अंदर, बट मैंने थोड़ी लिखी हैं क्योंकि इतना ना तो टाइम होता लिखने का पेपर में, ना ही इतनी चीज़ एनर्जी होती स्टूडेंट्स में याद रखने की, इसलिए मैंने टू द पॉइंट ही बातें लिखी हैं। अमेंडमेंट्स इन द लिमिटेशन है, इसमें ये है, इसमें लिखा ये है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो गुजरते वक्त के साथ चेंज होता रहता है, ताकि जो भी न्यू चेंजेस आ रही हैं, जो भी न्यू केसेस हुए हैं आजकल के दौर में, उस केस के अकॉर्डिंग टाइम बना जाए। मिसाल के तौर पे 10 साल पहले अगर ट्रैफिक्स के ऊपर कोई लॉ नहीं बना, लाइक ट्रैफिक का मतलब ये है कि एक बंदे ने किसी को टक्कर मार दी और जिसको टक्कर लगी है उसको चाहिए 2 साल के अंदर अंदर एक्शन ले। उस ज़माने में अगर ये टाइम पीरियड नहीं लगा था, उसमें बस कोई भी आगे कभी भी केस कर लेता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गई है। ये क्यों लगा? अपडेट हुआ ये एक्ट, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे अगर एक्शंस हो रहे हैं फ्यूचर में, उस पर लिमिटेशन एक्ट उन फ्यूचर एक्ट्स के एक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ये बातें यहाँ लिखी हैं। लिमिटेशन एक्ट्स आर अंडरगॉन अमेंडमेंट्स टू एड्रेस द चेंजिंग लीगल नीड्स एंड टू इंश्योर द एक्ट रिमेन्स रेलिवेंट। रेलिवेंट मीन्स कि जो एक्ट है वो गुजरते माहौल के साथ रिलेटेड रहे। These amendments have updated the time limit and introduced the new provisions to have legal challenges। और यहाँ पे जो amendments क्या होती है? चेंज करना। और जो भी चेंजेस लिमिटेशन एक्ट में आती हैं इसलिए की गई हैं ताकि जो भी लिमिटेशन एक्ट है वो अपडेटेड रहे, ताकि जो भी न्यू लॉज हैं वो भी यूज़ में रहें, ठीक है। मीनिंग ऑफ इजमेंट, अच्छा अब देखो यहाँ तक मैंने जितना भी पढ़ा था हमने लिमिटेशन के बारे में पढ़ा कि लिमिटेशन एक्ट होता क्या है, और यही सेम टू सेम मैंने तमाम उन हेडिंग्स उन तमाम टॉपिक्स के साथ लिखना है जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। आपने भी इसी तरह करना है। अब इसके बाद देखो इस अगले पेज पे वो टॉपिक शुरू हो जाता है जिस टॉपिक के ऊपर मैं भी पढ़ रही हूँ। वैसे ये जब भी मैं कोई भी टॉपिक शुरू करूँगी तो उसकी स्टार्टिंग पे सारा वही लिमिटेशन चल रहा होगा, लेकिन यहाँ से ईजमेंट वगैरह जो भी वो टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ ईजमेंट जो है हमारे सेक्शन 2.5 में मौजूद है। आप चाहो तो सेक्शन 2.5 लिख सकते हो, नहीं तो बेशक आप मीनिंग ऑफ ईजमेंट की हेडिंग देके भी शुरू कर सकते हो। इसमें लिखा है कि अंडर सेक्शन 2.5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट एन ईजमेंट इज़ अ राइट दैट अलाउज समवन टू टेक समथिंग फ्रॉम अनदर पर्सनस लैंड और यूज समथिंग ग्रोइंग ऑन इट
फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप चाहो, ईजमेंट का मतलब है या तो आप किसी की लैंड से कुछ ले रहे हो, कोई फसल ले रहे हो या कुछ भी खाने की, या आप किसी की लैंड को यूज़ कर रहे हो रास्ते के लिए, ठीक है, इसको हम ईजमेंट कहते हैं। अगली हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट। जनरल डेफिनेशन ईजमेंट की क्या है? ईजमेंट इज़ अ राइट दैट अलाउज अ पर्सन टू यूज अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी इन अ वे दैट बेनिफिट्स देयर ओन प्रॉपर्टी और देयर ओन सेल्फ भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये लिखा है कि ईजमेंट का मतलब ये है कि ऐसी राइट एक इंसान के पास होता है कि किसी और की लैंड या प्रॉपर्टी को वो यूज़ करे अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B-5 ऑफ द लिमिटेशन, ये वही सेक्शन है जिसको हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(5) ऑफ लिमिटेशन एक्ट, एन ईजमेंट इज अ राइट दैट लेट्स समवन टेक और यूज समथिंग फ्रॉम अनदर पर्सनस लैंड विदाउट हैविंग टू एग्री ऑन इट थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको किसी से कॉन्ट्रैक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में किसी और की लैंड यूज़ कर रहे हो और काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हो, इसको हम ईजमेंट कहते हैं अंडर सेक्शन 2(5). ठीक हो गया। अगली हेडिंग पे आते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेक्शन 26। Section 26 aims to make easier to prove an easement by allowing a person to claim it if they have used it continuously for 20 years. तो सेक्शन 25 है वो ये कहता है कि अगर एक इंसान ये कोर्ट में जाके ये कह दे कि मैंने 20 साल तक इस लैंड को यूज़ किया, किस लिए? रास्ते के लिए यूज़ किया, मैं इस रास्ते से गुजरता रहा, या फिर मैंने इस लैंड को अपने फसलें उगाने के लिए यूज़ किया है 20 साल तक, तो अगर वो ये चीज़ प्रूव करते कि 20 साल तक उसने किसी बंदे की लैंड को यूज़ किया है, तब कोर्ट उसकी बात मान सकती है। तो ये ईजमेंट के 25 में लिखा है। एक्विजिशन ऑफ राइट्स ऑफ ईजमेंट अंडर सेक्शन 25A। बेसिकली मैंने इसी सेक्शन को दोबारा ही लिखा है बट थोड़ा मोर इसको हेडिंग्स में डाल दिया है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह ही करना है। इसमें पहली हेडिंग आती है असेस एंड यूज़ ऑफ लाइट एंड एयर। आपने पहले सेक्शन 25 में ये बताना है कि आप एक उस एरिया की जिस जगह पे आप रह रहे हो उस जगह के अपने लाइट और एयर को आप यूज़ करते रहे हो 20 साल तक, ठीक है। If someone has enjoyed light or air for a building without interruption for 20 years or 60 years for government land, they can claim this as an easement. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान किसी बिल्डिंग में रह रहा है और वो ये कह रहा है कि वो इस बिल्डिंग में रह के कोई लाइट यूज़ कर रहा है, कोई एयर यूज़ कर रहा है या कुछ भी यूज़ कर रहा है 20 साल तक, तब उसको आज़ादी मिलेगी यूज़ करने की। या फिर अगर वो कोई गवर्नमेंट लैंड है तो उस गवर्नमेंट लैंड में वो 60 ईयर्स तक अगर रह रहा है तब भी उसको वो जगह या मिल सकती है, लैंड मिल सकती है, अगर वो ये प्रूव कर दे कि वो 60 साल या 20 साल रह रहा है। वे वाटर क्रॉस और अदर ईजमेंट, यानी कि किसी रास्ते से अगर कोई पानी आ रहा है, ठीक है, वो लैंड आपकी नहीं है लेकिन उस लैंड से पानी आपको आ रहा है, या उस लैंड को आप यूज़ करते हो वॉक करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन पे आपने बस कोर्ट में प्रूव करना है कि आप 20 साल तक उस लैंड को यूज़ कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट की लैंड हो तो आपने प्रूव करना है कि आपने उस गवर्नमेंट की लैंड को 60 ईयर्स तक यूज़ किया। तो इन दोनों सिचुएशंस पे चांसेस हैं कि वो कोर्ट आपको कह देगी कि प्लीज़ आप ये लैंड रख लें, आपने इतने साल यूज़ किया। आप शर्त ये है कि आप कोर्ट को प्रूव करें कि आपने 20 साल तक यूज़ किया। अगर गवर्नमेंट लैंड है तो आपने 60 ईयर्स तक प्रूफ करना है, ठीक है। इफ़ समवन हैज़ ओपनली यूज्ड अ वे और वाटर क्रॉस मीन वाटर फ्लो का रास्ता उसकी लैंड से आ रहा है या किसी के रास्ते को यूज़ कर रहा है, और अदर ईजमेंट कंटिन्यूसली फॉर 20 ईयर्स और 60 ईयर्स फॉर गवर्नमेंट लैंड, दे कैन क्लेम दिस एज एन ईजमेंट, ठीक है। वो एज अ ईजमेंट इसको क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैंने इसको 20 साल यूज़ किया या 60 ईयर्स यूज़ किया, तो बराए मेहरबानी आप मुझे ये रास्ता बाद में भी यूज़ करने दें। कोर्ट में जाके वो ये कह सकते हैं। अगली हेडिंग है हमारे पास कंडीशंस फॉर द एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस मीन्स कि आपने कोर्ट में जाके यूज़ ऑफ लाइट एंड एयर एंड वॉक एंड वे एंड वाटर क्रॉस को हेडिंग में लिख के बताना है। दोबारा जो पीछे हमने लिखा था ना एयर एंड वो सेप दोबारा इधर लिख देना। ये बेसिकली कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली हेडिंग है फॉर असेस एंड यूज़ ऑफ लाइट में पहली हेडिंग है यूज्ड पीसफुली एन ईजमेंट एज अ राइट विदाउट इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे ये लिखा है कि आपने जो एयर है या लाइट है पीसफुली यूज़ की और आपने इसको एज एन ईजमेंट की तरह यूज़ किया, आपने इसको अपना राइट समझ के यूज़ किया, आपको कोई इंटरप्शन नहीं आई इतने वक्त में, किसी ने आपको रोका नहीं, और आपने तकरीबन 20 साल तक इसको यूज़ किया या 60 ईयर्स तक यूज़ किया अगर वो गवर्नमेंट लैंड है। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है इस सीक्वेंस में। अगर एयर और लाइट नहीं है तो अगर रास्ता आप यूज़ करें किसी का, या अगर आप वाटर का कोई पानी का सोर्स को यूज़ करें किसी जगह से, कोई जगह पे पानी आ रहा है और उस पानी को कई वक्त से यूज़ कर रहे हैं, किसी रास्ते से आ रहा है वो पानी, या फिर किसी के लैंड से आप गुजर रहे हो
ठीक है। तो आपने किस तरह से प्रूफ करना है कि आपने कहना है यूज़ पीसफुली, आपने ये कोर्ट को कहना है कि मैं उसको सुकून से यूज़ करता रहा, उसके अलावा आपने कहना है ओपनली, मैं उसको ओपनली यूज़ करता रहा, मुझे छुपा के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, उसके अलावा एज एन ईजमेंट, मैं उसको एज एन ईजमेंट यूज़ करता रहा, एज अ राइट मैंने उस पर अपना राइट समझ के यूज़ किया विदाउट इंटरप्शन, मुझे किसी ने इंटरप्ट नहीं किया कि तुम इस पर ना जाओ, तुम ये पानी ना यूज़ करो, मैं तो फ्रीली यूज़ करता रहा। और आपने प्रूफ करना है कि आपने 20 साल तक उसको यूज़ किया, अगर वो गवर्नमेंट की लैंड थी तो आपने कोर्ट को कहना है कि मैंने 60 ईयर्स तक उसको यूज़ किया है, ठीक है। ये बात यहाँ लिख देनी है। अगली हेडिंग आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मीन्स कि आपने ईजमेंट को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, उसी की मैंने एक्सप्लेनेशन दी कि आपने पीसेबली यूज़ किया है। आपने कहना है कि ईजमेंट मस्ट बी यूज्ड विदाउट फोर्स और वायलेंस, यानी कि विदाउट फोर्स एंड वायलेंस आपने ईजमेंट को यूज़ किया, और पीसेबल का मतलब ये है कि सुकून से आपने उस ईजमेंट को यूज़ किया, किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। ओपनली का मतलब है आपकी ईजमेंट छुपी ना हो, सबको विजिबली दिखे कि वाकई में ये बंदा यहाँ से गुजरता रहा है, आपके गवाही में 5-6 लोग हों जो देख सकें कि वाकई में इस बंदे ने ये जगह यूज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है द यूज़ मस्ट बी विजिबल एंड ऑब्वियस नॉट सीक्रेट, ठीक है, बाय एनी पर्सन। यहाँ पे लिखा है इंक्लूड एनी वन हु हैज़ यूज द लैंड इवन इफ़ द ओनर चेंजेस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ओनर चेंज भी हो जाता है, उसकी अगर अगली नस्ल है वो भी अगर उस लैंड को यूज़ कर रही है तो भी जायज़ है, ये बात यहाँ लिखी है। एज अ ईजमेंट द यूज़ मस्ट बी एज एन ईजमेंट नॉट एज अ पार्ट ऑफ ओनरशिप। ऐसा ना हो कि आप ऑलरेडी उस लैंड के ओनर हो और आप फिर कोर्ट में कहो कि नहीं मुझे यही रास्ता यूज़ करने के लिए दिए जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी स्टूपिड बात लगेगी। तो अगर आप ओनर नहीं हो और आप किसी की लैंड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और आपका वैसे भी उस ओनर का या तो वो ओनर फोत हो गया तो उस लैंड का या कोई भी रीज़न बनती है, फिर भी आप उस लैंड को यूज़ करते रहे, वो आपकी लैंड नहीं है, तब उस चीज़ को ईजमेंट समझा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट क्लेम अ राइट ऑफ अ वे इफ़ यू ऑलरेडी आर द ओनर ऑफ द लैंड। यहाँ पर ये नहीं आप कह सकते कोर्ट में जाके कि आप ही ओनर हो लैंड के और आप कोर्ट से जाके कहोगे भाई मुझे अपनी ही लैंड में चलने का रास्ता दिया जाए, काफ़ी स्टूपिड बात लगेगी। तो ये बात यहाँ पर लिखी है, ठीक है। एज ऑफ अ राइट द यूज़ मस्ट बी विदाउट परमिशन और लाइसेंस फ्रॉम एनीवन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आप यूज़ कर रहे हो ना किसी लैंड की, मतलब किसी रास्ते को यूज़ कर रहे हो, वो विदाउट परमिशन के और विदाउट लाइसेंस के हो, ठीक है, फ्रीली आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अपना राइट और हक समझ के। विदाउट इंटरप्शन देयर मस्ट बी नो इंटरप्शन इन द यूज़ एंड नो वन शुड हैव प्रिवेंटेड इट। अगर देखो आपको किसी इंसान ने रोका है तो इट मीन्स कि वो ईजमेंट तो फिर ना हुई ना, लेकिन अगर आपको किसी ने 20 साल या 60 ईयर्स तक किसी ने नहीं रोका तो इट मीन्स आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो उस लैंड से ले रहे हो, पानी ले रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो, सब्जियाँ ले रहे हो, उगा रहे हो, या उस रास्ते से गुजर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी ने रोका नहीं है, इट मीन्स आप उसको एज अ ईजमेंट यूज़ करते रहे हो, ठीक है। अगली हेडिंग है एंजॉयमेंट फॉर नेसेसरी पीरियड। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपको तकरीबन 20 से 60 ईयर्स का एंजॉयमेंट होना चाहिए, लाइक आपको किसी ने 20 से 60 ईयर्स तक रोका ना हो उस लैंड को यूज़ करने से। ऑब्स्ट्रक्शन आफ्टर एंजॉयमेंट, यहाँ पे लिखा है समवन हैज़ यूज्ड एन ईजमेंट कंटिन्यूस फॉर 20 to 60 ईयर्स बट फेसेस ऑब्स्ट्रक्शन दे मस्ट ब्रिंग अ सूट विद इन 2 ईयर्स ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने 20 से 60 ईयर्स तक कोई लैंड यूज़ किया और अचानक 20 या 60 ईयर्स बाद आपको कोई आके रोकना शुरू कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जिस दिन आपको रोका गया उसके तकरीबन 2 साल बाद आपको चाहिए कि आप इस लैंड के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई ना उस बंदे ने, जो उस लैंड का ओनर अपने आप को बना रहा है, 20 साल बाद अचानक आके, 60 ईयर्स बाद अचानक आके, तब आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर 20 साल गुजर जाएँ तो फिर ऑफ कोर्स आपका क्लेम नहीं होगा, क्योंकि इस पर 20 साल की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन हैड यूज अ राइट ऑफ wave since 2000 and faced obstruction in 2020, they should have filed a suit within 2 years from 2020। ये नहीं भी लिखो तो डजेंट मैटर, इसमें बस यही बात बताई जा रही है कि अगर आपने 2000 में कोई लैंड यूज़ करना शुरू किया और 20 साल बाद किसी ने आपको रोकना शुरू कर दिया, तो आपको चाहिए कि जैसे जिस दिन आपको रोका जाए उससे 2 साल बाद आप या तो अप्लाई कर दो कोर्ट में, या आप उसी दिन भी अप्लाई कर सकते हो जिस दिन रोका जाए, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा टाइम जो है एक्सीड ना करें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट्स आ जाता है, इवन इफ समवन हैज़ यूज्ड एन ईजमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम दे मस्ट प्रूव देयर राइट इन अ कोर्ट। द राइट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड थ्रू कंटिन्यूस एंजॉयमेंट अप टू विद इन 2 ईयर्स बिफोर फाइलिंग द लॉ सूट। अगर आपने मिसाल के तौर पर 20 साल का टाइम पीरियड नहीं गुजारा, ठीक है, अगर आपने 60 ईयर्स का टाइम नहीं गुजारा, फिर भी आपने उस लैंड को 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक अगर यूज़ भी किया ना, तब भी आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हो कि मैंने इस लैंड को 2 साल यूज़ किया है, अब इस बंदे ने मुझसे लैंड का रास्ता रोक दिया है, मुझे इस जगह से गुजरने नहीं दे रहा, तो फिर तब आप कर सकते हो। लेकिन 2 साल की वेट होना चाहिए, सही है। 2 साल तक आपको कोर्ट को प्रूव करना होगा कि मैंने 2 साल तक किया है, कम से कम 2 साल रखा है, मैक्सिमम उन्होंने 20 to 60 ईयर्स का रखा है।
अगले हेडिंग है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ जारी बात है उस बंदे पे ही आएगा ना जिसने ईजमेंट यूज़ किए। द पर्सन क्लेमिंग द ईजमेंट द प्लेंटिव मस्ट प्रूव देयर केस, दस बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिव। प्लेंटिव वो बंदा होता है जो ईजमेंट यूज़ कर रहा था, किसी की लैंड यूज़ कर रहा था, तो उसी को ही प्रूफ करना होगा कि उसने जो है ये लैंड क्यों यूज़ की, ठीक है, और कब तक यूज़ की, सही है। कंक्लूजन में आपने सारा 26 के बारे में लिख देना है कि जो सेक्शन 26 है लिमिटेशन एक्ट का, वो ये बताता है कि जो पर्सन है वो अगर किसी की लैंड यूज़ कर रहे तो उसको 20 साल तक यूज़ करनी चाहिए, कंटिन्यूसली यूज़ करनी चाहिए विदाउट परमिशन इंटरप्शन। जितना कुछ भी आपने ऊपर पढ़ा है वो सारा आपने इसके कंक्लूजन में शॉर्ट करके लिख देना है। ये सारा था ईजमेंट का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये नोट्स खरीदना चाहें तो आप फेसबुक पेज पर जाके कमेंट कर सकते हैं या मैसेज करके प्राइस इनकी पूछ सकते हैं, और आपको मज़ीद गाइडेंस भी मिलेगी आफ्टर बाइंग द नोट्स। इट्स ऑल अप टू you.